केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खबर आपने देखी। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं कि दिन भर बहुत सारी खबरें आप देखते होंगे, लेकिन उस बीच में कुछ खबरें छूट जाती होंगी, या यूं कह लीजिए कि जो खबरें आप देख रहे होंगे कई जगहों पर उनका एंगल कुछ अलग होता है। लेकिन हम जो आपको एंगल परोसने वाले हैं ये फुल डोज होगा, क्योंकि अब बिहार की बात करेंगे। बिहार में जो चुनावी रण चल रहा है उसकी बात करेंगे। एक पोस्टर बिहार में लगा हुआ है जिसने बवाल मचा रखा है। बवाल का कारण है तेजस्वी को उस पोस्टर में जननायक बताया जाना। इस मसले पर पूरा एनडीए कुनबा तेजस्वी पर हमलावर है, लेकिन जो सबसे अहम है वो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का तेजस्वी को अपरिपक्व बताना। जो पार्टी के भीतर चल रहे घमासान की पिक्चर दिखा रहा है, तो तेजस्वी की राजनीतिक रफ्तार पर ब्रेक भी लगा रहा है। कौन कहता है कि केवल बारूद से ही आग लगती है? बिहार में पोस्टर से भी सियासी आग लगाई जा सकती है। बिहार की सड़कों पर लगाया गया एक पोस्टर तेजस्वी को जननायक बता रहा है, तो इस भारी भरकम उपाधि पर सियासी गलियारों में गर्म हवाएं चल रही हैं। पराये तो पराये अपने भी इस उपाधि पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी तेजस्वी को जननायक बताए जाने की टाइमिंग और उन्हें इस उपाधि के लिए अपरिपक्व बता रहे हैं। तेजस्वी का जनता का प्रतिनिधि बनने की दिशा में अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान उस स्पीड ब्रेकर की तरह है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी को युवा नेता और संविधान का रक्षक बताने की दिशा में रोकता है। जननायक शब्द का वार ऐसा है कि पार्टी के भीतर के मतभेद अब सतह पर दिखने शुरू हो गए हैं। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखा। इन बयानों का इशारा भीतर खाने के उबाल को दिखा रहा है, तो बीजेपी अब इसे बिहारी अस्मिता का अपमान साबित करने में जुटी है। बीजेपी 15 साल लालू के राज और जंगल राज के बिना पर तेजस्वी को खलनायक कह रही है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर से जुड़े सम्मान के साथ नाइंसाफी और उस सोच को बताने में जुटी है जो अपने भूत को छोड़कर भविष्य को साधने के लिए वर्तमान में कुछ भी करने को तैयार है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पार्टी विशेष को उपाधि चोर की संज्ञा दी थी। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले जो जमानत पे हैं, वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार की सड़कों पर लगा ये महज एक पोस्टर भर नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का वो आईना है जो एक झलक है कि विपक्ष साम दाम दंड भेद का जमकर इस्तेमाल कर जीत पाना चाहता है।
सीएम का पद पाने की लालसा में महापुरुषों की उपाधि खुद के नाम से जोड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लालू प्रसाद की सियासत हमेशा सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही, तो अब तेजस्वी उसी रास्ते को युवा रोजगार और विकास के रंग में रंगने की कोशिश में है। तो आरजेडी को करीब से जानने वाले नेता तेजस्वी को हवाई सब्जबाग दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। महानायक होने के लिए क्या है क्राइटेरिया, कौन आंदोलन उन्होंने किया है, कब जेल यात्रा किया है, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते कि भूमि हड़प के चलते कि और करप्शन के चलते सिर्फ गाल बजाते हैं। जननायक हो ही नहीं सकते। जननायक तो एक ही आदमी थे, जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नहीं। उनका ही वही जननायक है, वही है। दोबारा कोई बिहार में अभी तक जननायक तो नहीं बना है। तो ही अरे वो खलनायक हो सकते हैं, जननायक कहाँ से होंगे? सब खलनायक है। लेकिन वार और पलटवार के बीच ये समझना भी जरूरी होगा कि पोस्टर पर बवाल क्यों हो रहा है। बिहार की राजनीति का गणित जातीय संतुलन से तय होता है। अगर समुदाय, आबादी और पार्टी की बात करें तो यादव जाति, जिनकी आबादी 14% है, वो आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक है। मुस्लिम आबादी की बात करें तो 17% है। ये समुदाय आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ है। कुशवाहा, पासवान और निषाद 20 से 22% हैं। एनडीए का ये कोर वोट बैंक माने जाते हैं। तो सवर्ण, जिनकी आबादी 15% है, वो बीजेपी के साथ है। महादलित और अन्य को मिला लें तो 30% तक इनकी आबादी है, जिनकी कोई स्थायी पार्टी या फिर पता नहीं है। यानी तेजस्वी यादव की राजनीति इस 30% एमवाई आधार पर टिकी है, लेकिन जननायक बनने के लिए उन्हें इन सीमाओं को तोड़ना होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट है तो वह बिहार के जननायक हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव रोजगार को अपने सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का युवाओं को पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को कई सीटों पर युवाओं का अच्छा सपोर्ट मिला। युवाओं को नीतीश के बाद तेजस्वी में रोजगार देने वाला नेता दिखने लगा और उसी इमेज को अब आरजेडी जननायक टैग में बदलना चाहती है। मतलब ये कि पोस्टर सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि 2025 की पोजीशनिंग का संकेत है। ऐसे में युवाओं के मन की बात भी जानना जरूरी है। जननायक कैसे होगा? उसका बाप 15 बरस मुख्यमंत्री था। अब उस समय में जंगल राज हाई कोर्ट के जज ने लिख दिया था बगवा, जो जंगल राज है। जननायक कैसे होगा? बाप डकैत से पैसा लेता था, माने गरोल में जाकर। वो आंख से हम देखे हुए हैं। तो उसको क्या कहिएगा? ओ सर, पूछिए न तेजस्वी यादव को, तुम 8वां फेल हो करके 9 अरब का संपत्ति कैसे बना लिया रे? कैसे बना लिया? 3 एकड़ जमीन बेली रोड में, वो जो होटल वाला में अभी सम्मन हुआ है, कौन है? अरे घपले पर घपला। उसको कोई नहीं बिहार में वोट देगा। कोई नहीं देगा। वो जननायक कैसे हो गए? कौन उनको जननायक? उनके भाई तेज प्रताप भी सवाल उठाए कि जननायक लायक नहीं है अभी वो। नहीं है, लालू जी की छत्र छाया हर आदमी सब उठाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर है। नायक बोल सकते हैं। हाँ, नायक कर्पूरी ठाकुर है। नहीं, तेजस्वी यादव वो तो जीरो है, लड्डू है, चोर का बेटा है। तेजस्वी यादव के लिए जननायक सिर्फ एक शब्द नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जो देख रहे हैं या फिर जो बनना चाहते हैं, वो उन्हें बिहार की राजनीति का एक बड़ा कैनवास तो देती है, लेकिन साथ चलती जंगल राज की परछाई उन्हें उनके लक्ष्य से दूर भी करती है। तेजस्वी चाहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की परिभाषा बदली जाए। लालू की छाया से निकलने का प्रयास करते हैं। खुद को जनता का नेता साबित करने में जुटे हैं। तेजस्वी और उनके पूरे कुनबे को समझना होगा कि बिहार की सियासत में जननायक का तमगा मिलना कोई खेल नहीं है। जनता की नब्ज पकड़कर वादों को हकीकत की शक्ल देनी पड़ती है। लेकिन अगर यह चुनावी दांव ही सही और सही निशाने पर जा लगा तो फिर तेजस्वी एक मानक तय करेंगे, और अगर यह फेल हुआ
तो बिहार की राजनीति का इससे बड़ा कोई पोस्टर ड्रामा नहीं कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, तेजस्वी की पोस्टर वाली राम कहानी और राजनीतिक ड्रामा आपने देखा, लेकिन सुचिता से समृद्धि का संदेश देने वाले प्रशांत किशोर को दोहरी पहचान उनके लिए जी का जंजाल बन गई। हालांकि पीके ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे एसआईआर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसी ईमानदारी है जो सच्चाई को छुपाने पर विवश कर देती है और जब बात सरेआम होती है तो फिर दलीलों की फहरिस्त दी जाने लगती है। फिलहाल पीके की नैतिकता अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। गजबे है, एक पहचान और दो पता। बिहार में विकल्प का संकल्प लिए पीके हुंकार भर रहे हैं, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन सुचिता, नैतिकता, विश्वसनीयता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले पीके आज कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। पीके की सियासी स्पीड में ब्रेक उनकी दो वोटर आईडी ने लगानी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति में साफ छवि वाली राजनीति का दावा करने वाले पीके खुद पचड़े में फंस गए हैं, क्योंकि सवाल जनसुराज के साथ की है, उस भरोसे की है जो पैदल चल चल कर पीके ने कमाई है। लेकिन अब पीके की पहचान 2 राज्य 2 मतदाता कार्ड से हो रही है। प्रशांत किशोर के नाम से डबल वोटर आई कार्ड सामने आए हैं, एक सासाराम विधानसभा क्षेत्र से और दूसरा वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले से। मतलब ये कि राजनीति के चाणक्य के सामने नैतिकता की अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में पास होने के लिए वो अभी से अपना दामन पाक साफ बताने में लगे। अरे भाई, मैं अपने गृह क्षेत्र करगहर से, अपने गांव कोनार से मैं वोटर हूं, वहां 2019 से वोटर हूं। बीच में 2 साल मैं जब कलकत्ता में था तो मैं वहां पर मैंने वोटर आईडी बनाया था। उसके बाद 2019 के बाद से 2021 के बाद से मैं अपना वोटर आईडी मेरा करगहर का है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अगर प्रशांत किशोर रोहतास जिले के करगहर से मतदाता हैं, तो एक पार्टी के संस्थापक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो बंगाल के वोटर आई कार्ड को निरस्त करने की दरख्वास्त देते? लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में अगर दोनों वोटर कार्ड वैध पाए गए तो पीके पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है, जुर्माने के साथ पंजीकरण निरस्त हो सकता है। एक समय में 2 स्थानों पर वोटर पंजीकरण नहीं हो सकता। नए पंजीकरण के लिए पुराने निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटाना होगा। ऐसा ना करने पर व्यक्ति गलत सूचना देने का दोषी माना जाता है। दोहरे पंजीकरण का ऐसा मामला चुनाव कानून की धारा 17 और 18 के तहत अवैध मानी जाती है और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अभी से एसआईआर का नाम लेकर अपनी गलती कहें, लापरवाही छिपाने की कोशिश करते नजर आते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा एसआईआर किए हैं, तो एसआईआर के बाद भी तो मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरे जगह भी मेरा नाम है, तब तो पूरा एसआईआर क्यों करके सबको परेशान कर रहे थे? भाई, आपने खुद से जांचा, खुद से देखा, जो एपिक नंबर है उसके आधार पर करगहर विधानसभा क्षेत्र के कोनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन झूठ मूठ का इस पर कोई नोटिस जारी करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है। ये वही जगह है जहां टीएमसी का मुख्यालय है। प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। बीजेपी ने दावा किया कि पीके ने 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से पश्चिम बंगाल के मतदाता के रूप में नामांकन कराया था। तो फिर प्रशांत किशोर बिहार में सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अपना नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज करवा सकते हैं? सवाल गंभीर है। लिहाजा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के उसमें पत्थर मारते हैं, कैसे चलेगा प्रभु? आपके खुद के जब 2-2 आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, जबकि आपका खुद इस तरीके का आपके ड्यूअल वोटरशिप का मामला आपका सामने आ रहा है। 2-2 जगह आपने अपने वोटर आईडीज आपने बना रखे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है।
और जानकारी होते हुए भी इसको आपने सुधार नहीं किया, ये गलत है। पूरा का पूरा रंगा सियार है ये आदमी। बताइए, इतना हंगामा हुआ कि दो वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के, कैसे इनका दो वोटर आईडी कार्ड कैसे, तब भी इसने नहीं बताया कि मेरे 2 वोटर आईडी कार्ड है। जिम्मेदार नागरिक की तरह बताना चाहिए था, एक कैंसिल करवाना चाहिए था ना। खैर, अब तो SIR वहाँ जब होगा तब अपने आप वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा कलकत्ता में, लेकिन ये इनके चरित्र को दर्शाता है। मौका भी है, दस्तूर भी है। पीके पर शब्दबाण चलाने और उन्हें धोखेबाज का तमगा देने वालों में पप्पू यादव शामिल हो गए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीके के साथ अपनी सियासी रंजिश को धार देते हुए उन्हें नटवर लाल की संज्ञा दे दी। भैया, हम तो कह रहे हैं कि फर्जी आदमी है। दुनिया का सबसे बड़ा नटवर लाल है, इससे बड़ा न कोई फर्जी है, न नटवर लाल है और न कोई फ्रॉड है। गजब है, एक तरफ है 2 राज्यों में वोटर निकले प्रशांत किशोर, जिनका नाम बिहार और बंगाल की मतदाता लिस्ट में दर्ज है, तो दूसरी तरफ है वो प्रशांत किशोर जो बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जन सुराज का राज स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मंदिर और टीके के बाद ये नया विवाद प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति पर भारी पड़ सकता है। उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रशांत किशोर की राजनीति कुछ ऐसी दिशा में है जहां पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जो न कराए। पीके अपने चुनावी दौरे में अपने प्रत्याशियों को भगवान की शरण ले जा रहे हैं। मिथिलांचल में कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में अपने मुस्लिम प्रत्याशी को गर्भगृह ले जाकर आलोचनाओं के शिकार बन रहे हैं, तो अब मुसलमानों को एक नया पाठ पढ़ा रहे हैं। सवाल है कि पीके की राजनीति क्या तेजस्वी और ओवैसी के मुस्लिम वोट बैंक को एक तीसरा मोर्चे के तौर पर टक्कर दे रही है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर है। जनसुराज की नजर बिहार के मुस्लिम वोट पर है, इसलिए प्रशांत किशोर ने डोरे डालने के लिए मुसलमानों से ऐसी भावुक अपील की और कहा कि बीजेपी से डराने के नाम पर लालू यादव मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं देते। लालटेन की रोशनी से केवल लालू प्रसाद के घर रोशनी होती है कि आरजेडी के लिए मुसलमान सिर्फ लालटेन का किरासन तेल है। रोशनी लालू जी के घर में होगी, मुसलमानों के घर में अंधकार ही रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार मुस्लिम वोटरों के कारण काफी महत्वपूर्ण है। 2023 के जाति आधारित सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो उन्हें वोट की राजनीति में निर्णायक बनाती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। इसके अलावा लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 40% के आसपास है। करीब 40 विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाता ही करते हैं। यही वजह है कि राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां आगामी चुनाव में इस बड़े और प्रभावी वोट बैंक पर खास ध्यान केंद्रित कर रही हैं। प्रशांत किशोर की कोशिश 17% मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की है, इसलिए वो उदारवादी और सेकुलर छवि पेश करके मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं। मिथिलांचल का देवघर कहे जाने वाले कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में अपने साथ मुस्लिम उम्मीदवार को ले जाना तुष्टीकरण का नया पैतरा माना जा रहा है। क्या बिहार में मुस्लिम वोटर्स के ध्रुवीकरण की लड़ाई है? क्या पीके तेजस्वी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक नया फ्रंट खड़ा कर रहे हैं? एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? हर चुनाव में जो है वो ये जो सेकुलर सिंडिकेट है इसका पंचिंग बैग बन जाता है मुसलमान। मुस्लिम वोटर जो है वो अगर सेकुलर सिंडिकेट का पंचिंग बैग बन जाएगा तो वो इसी तरह से उसका राजनीतिक शोषण करेंगे। उधर कपिलेश्वर नाथ मंदिर के गर्भगृह में मुस्लिम उम्मीदवार को ले जाने पर मंदिर प्रशासन के मुख्य पुजारी ने विरोध प्रकट किया और विशेष पूजा अर्चना कर मंदिर का शुद्धिकरण कराया। लोगों की मांग है कि प्रशांत किशोर वहां आकर माफी मांगे। निश्चित तौर पे यह हिंदुओं की आस्था, खास करके मिथिलांचल जो है संस्कृति समृद्ध
और सनातन की समृद्ध यह धरती रहा है। यह बाबा कपिलेश्वर कपिल मुनि द्वारा स्थापित और विद्यापति जी के द्वारा यह स्थापित यहाँ का मंदिर है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। ये क्या अब ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं होगा कि वो मुस्लिम है, नहीं जा सकते हैं? नहीं, ये निश्चित एक साजिशन मतलब है कि उन्हें, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इतना तो सिविक सेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम सर्वधर्म संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो, लेकिन इस बात के लिए प्रशांत किशोर को सबसे पहले पूरे बिहार के हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए, और मिथिलांचल के लोग इतनी बड़ी माफी देने के लिए इनको तैयार हैं। इनको सजा जरूर मिलेगा, क्योंकि इन्होंने महादेव का अपमान किया है, हमारे त्रिकालदर्शी का अपमान किया है। महादेव का अपमान किया, माफी की बात। ये देखिए, प्रशांत किशोर जो है ये मन बना के आया था। उसको लोमा में आते वक्त उधर से आया सहारघाट से, तो लोमा में उसको काला झंडा दिखाया गया। अच्छा, वहां से वो आया, परवेज आलम को लिया, परवेज आलम को लेकर के दोषी परवेज आलम को हम नहीं मानेंगे, सबसे बड़ा दोषी है प्रशांत किशोर। बीजेपी और एनडीए के नेताओं का दावा है कि ये विपक्ष का दुष्प्रचार है कि मुसलमान उनके घटक दलों को वोट नहीं देते। आज का मुसलमान प्रगतिशील सोच का है, वो नीतीश के विकास वाले एजेंडे के साथ खड़ा है। एनडीए के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता, मुसलमान हम लोग के साथ, ये एक नैरेटिव सेड अनसेड वे में विपक्ष ने पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। वो कहाँ तीसरी शक्ति या चौथी शक्ति में बनने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ। प्रशांत किशोर मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण में कितने सफल हो पाएंगे, ये तो 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सधे अंदाज में मुसलमानों को लुभाने का दांव खेला है, उससे महागठबंधन और ओवैसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखनी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मधेपुरा में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी संजय यादव की चुनावी सभा को तेज प्रताप ने संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आरजेडी उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर का चुनाव प्रचार वाहन जा रहा था। तेज प्रताप ने चंद्रशेखर को बहरूपिया बताते हुए लोगों से अपील की कि वे उनके झांसे में ना आए और सच को पहचाने। ये वही है जिन्होंने पहले मंत्री रहते सिर्फ लूट का काम किया था। लाना है, देख लीजिए बहुरूपिया का गाड़ी जा रहा है, देखिए बहुरूपिया जा रहा है, बहुरूपिया वो जो कैंडिडेट है शिक्षा मंत्री रहा, मेरे कैबिनेट में हम भी मंत्री थे, केवल और केवल लूटने का काम किया है, केवल और केवल। देखिए बहुरूपिया भागल जा रहा है, हम तो दिखा रहे हैं। तेज प्रताप को आपने देखा, तेज प्रताप ने किस तरीके से अपने मंच से जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उन्हें कैसे निशाने पर लिया। इधर इंडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में तरह तरह के वादे किए गए और उन दावों को हकीकत में बदलने की कस्में खाई गई। लेकिन जो सबसे अहम था वो क्या था? इस घोषणा पत्र में, इस मैनिफेस्टो में तेजस्वी की जो तस्वीर है वो बहुत बड़ी थी और राहुल गांधी की तस्वीर कोने में पड़ी थी। दिखाएंगे आपको एक छोटे से पिक्चर। चलिए, आप देख रहे हैं, ये खबर आपने देखी। ब्रेक से पहले हमने बात किया था कि इंडी गठबंधन ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें बहुत सारे वादे किए, एक से बढ़कर एक धुआंधार वादे। नौकरी से लेकर फ्री वाली सियासत, कुल 25 वादों में जो सबसे खास बात थी उसकी चर्चा हो रही थी। तेजस्वी प्रण का नाम, राहुल गांधी के महागठबंधन में उनके अस्तित्व पर सवाल, क्योंकि ये पहली बार था जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर है राहुल गांधी, उनका आकार बिल्कुल छोटा दिखाया गया। तेजस्वी ऊंचे और बड़े लग रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। हर दल वोटर को लुभाने की कोशिश में है। वादों, नारों और आरोपों के बीच अब लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं, साख की है। इस बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और जनता से बड़े बड़े वादे किए, जिसमें हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, वक्फ बिल पर रोक लगाने का वादा,
स्वच्छता कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का वादा, अल्पसंख्यकों को आरक्षण का वादा, 2000 से 3000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, जीविका दीदियों को रेगुलर करने का दावा, माई बहन योजना लागू करने का दावा, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा, तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा शामिल है। तेजस्वी प्रण नाम से जारी इस मैनिफेस्टो में 1-2 नहीं, जनता से कुल 25 वादे किए गए हैं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहां बिहार की धरती पे चाहती है। निवेश चाहती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है। आईटी पार्क, SEZ जैसे चीजें बिहार में खुले, वो चाहती है। हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। मुख्य 25 बिंदु हैं, उसके बाद अलग अलग जो सेक्टर की चीजें हैं वो भी इसमें सम्मिलित जो है किया गया है। महागठबंधन ने भले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया हो, लेकिन असली कहानी इस कवर पेज पर छपी है। घोषणा पत्र के पहले पेज पर तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर है, जबकि राहुल गांधी को ऊपर कोने में छोटी सी तस्वीर में समेटा गया है। यह तस्वीर साफ साफ बता रही है कि कैसे तेजस्वी यादव ने पूरे महागठबंधन को हाईजैक कर लिया। अब बस एक ही चेहरा हावी है और वो है तेजस्वी यादव का। ये महागठबंधन का प्रण नहीं है, ये तेजस्वी जी का प्रण है। पहले दिन जो प्रेस हुई थी, जिनको घोषणा की गई थी, तो राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। आज भी पूरे घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। ये खोखले दावों का पुलिंदा है। यह पूरा घोषणा पत्र तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही बुना गया है। पहले पेज के टॉप पर एक जगह लिखा है, न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र 2025, लेकिन सारी बातें तेजस्वी के लिए ही हैं। इस पेज पर लिखा है, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण। इन लाइनों ने और राहुल की इस छोटी सी फोटो ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में राहुल का कद क्या है। चाहे बात सीट शेयरिंग की हो या फिर सीएम फेस पर, हर जगह आरजेडी ने कांग्रेस को पीछे धकेला। महागठबंधन के इस मैनिफेस्टो पर अब बीजेपी हमलावर है और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रही है। तेजस्वी बोलते हैं कि हम बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। तेजस्वी से हम पूछना चाहेंगे कि जो खुद भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाला के आरोप में जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, वह कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। चिराग पासवान ने महागठबंधन को आड़े हाथ लिया और कहा, जब आप सत्ता में नहीं रहने वाले हैं तो इन घोषणाओं का क्या आधार है। आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। तेजस्वी ने चुनावी वादे करते हुए एनडीए पर जमकर आरोप लगाए और नीतीश कुमार को बीजेपी का पुतला बताया कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है, उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। बहरहाल महागठबंधन के इस तेजस्वी प्रण में जिस तरीके से राहुल की तस्वीर को छोटा करके दिखाया गया है, इससे कांग्रेस खेमे में बेचैनी जरूर होगी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अभी तक राहुल गांधी बिहार नहीं आए हैं। अब तस्वीर वाली घोषणा पत्र के बाद क्या होता है,
देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बिहार के दरभंगा की अलीनगर सीट की बात करते हैं। इस बार काफी चर्चा में है और यहां से ताल ठोक रही हैं बीजेपी के नेता और लोक गायिका मैथिली ठाकुर, और हाल ही में वो पाग विवाद में भी घिर गई थी। रिपब्लिक भारत ने उनसे पाग विवाद समेत कई चुनावी मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर और अलीनगर से बीजेपी की प्रत्याशी। मैथिली जी, अब बहुत दिन हुआ चुनाव प्रचार को लेकर, कई दिन से आप घूम रही हैं, क्या अनुभव है? और लोक गायिका के तौर पर जो अनुभव था, अब नेता के तौर पर, और इतने दिनों से घूम रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? आपसे पहले भी मिली थी, तब नया नया एक्सपीरियंस था। अभी लगभग बहुत कुछ सीखने को मिला, लगातार सीखते रहूँगी। पार्टी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन मैं संगठन का एक हिस्सा बन गई हूँ। इस परिवार बहुत बड़ा परिवार है जो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी है, और उसका एक हिस्सा बन करके मैं एक कार्यकर्ता के रूप में सबके बीच में रह करके काम कर रही हूँ और सीख रही हूँ। फीडबैक क्या मिल रहा है? सब बोल रही हैं कि मैथिली, क्योंकि कुछ विरोधी हैं, जो कई सारे विवाद भी, पाग को लेकर विवाद हुआ, पाग आप मखान में उस की बात है वो। हाँ। ये लोगों का काम है विवाद के लिए मुद्दे ढूंढना। मैं आज देख रही हूँ, आज मैंने सोशल मीडिया चलाया, तो क्या क्या कुछ खास मुद्दा नहीं है। तो मेरा भाई एक गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाने का वीडियो से मुद्दा डाल दिया। मैं एक पैंट खरीद रही हूँ तो पैंट का मुद्दा बना दिया। मैंने मखान खा लिया जो कि बिल्कुल में से अढ़िया में से खाई, उसका मुद्दा। तो मतलब मैं देख के अब पहले परेशान होती थी, अब इंजॉय कर रही हूँ कि लोग और करें ताकि मुझे भी रोज नया नया कंटेंट मिले देखने के लिए। अब आप कह रहे हैं पहले परेशान, जब ये वीडियो आया कि एक दिन मैं किसी के आंगन में बैठ के रो दी थी कि इतना परेशान हो गई थी। तो एक बुढ़िया दादी के आंगन में जाके बैठी, वो बूढ़ी दादी का नंबर भी सेव किया, बोली बउआ शिवलिंग के क्यों पूजो करे और क्यों वही पर लोटो फेंके, तो परेशान नहीं हो। तब उस दिन से मैं इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब तो मैं रोज कंटेंट मिले और नया नया। वो क्या था ऐसा कि वो जो लोग कह रहे हैं कि मिथिला का अपमान, पाक का अपमान, आप क्या मुझे बता दीजिए कैसे अपमान? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ इसके ऊपर, और कुछ नहीं बोलूंगी मैं। लोग बोल रहे हैं पाग में से मखान खाई, कब खाई मुझे बता दें अगर कोई, तो मैं मान लूँ और माफी मांग लूंगी। चलिए ठीक है। तो आप ये कह रही हैं कि ये इन सारी चीजों की आदत हो गई है बतौर नेता? बहुत मतलब नेता परिपक्व होती जा रही है नेता के तौर? नहीं, अब मैं समझदार होती जा रही हूँ। पहले थोड़ी नादान थी, लोग बोलते थे बच्ची हूँ, तब थी, लेकिन अब मैं समझदार हो रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं। आपको लग रहा है कि राजनीति में अब ये दांव पेच चलते हैं? मेरे लिए तो सबसे फायदे की बात है कि मेरे में कोई दाव पेच ही नहीं है। लोग ढूंढ रहे लेकिन मिल नहीं रहा है। अच्छा, मैंने उनका विनोद मिश्रा जी का भी इंटरव्यू किया और बड़े वो अलग अंदाज में विनोद जी कहते हैं कि हम मैथिली जी के हम फैन हैं, लेकिन मैथिली का नाम जगदम्बा काली रूप में वो अभी संहार करने आई हैं। हमने यहाँ सेवा किया है और अब उम्र ढलने को है, मुझे बनने दीजिए, उनकी तो उम्र है, आपकी तो उम्र है, आगे बन जाइएगा। भगवान हर एक व्यक्ति को साहस दे, शक्ति दे। मैं सबके लिए यही मांगती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि राजनीतिक अनुभव उनका मुझसे ज़्यादा रहा है, मेरे पिता से भी बड़ी उम्र के हैं। लेकिन जब हम एक ऐसे मैदान में हैं जहाँ पर कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि ये बच्ची है, क्योंकि मैं एक वोटर रह चुकी हूँ। कितने साल पहले? 18 साल में मिल जाता है अधिकार वोटिंग करने का। अब मैं 25 साल की हूँ, अपने उम्र के केपेबल होकर के मैं इधर आई हूँ, कुछ सोच समझ के आई हूँ। नहीं तो वो अपील कर रहे हैं कि आप काली रूप में आई है उनका संहार करने। मुझे संगठन ने यह सौभाग्य दिया है, मैं कैसे किसी का संहार कर रही हूँ? मैं तो अपने क्षेत्र की सेवा कर रही हूँ। अमित शाह जी भी आ रहे हैं कल, गृह मंत्री, और आपके बारे में कहा जाता है कि डायरेक्ट आप मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। 1 लाख युवाओं को जब प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ूंगा जिनके परिवार में कोई भी राजनीति में न रहा हो, यानी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, तो वो जो शुरुआत उन्होंने मुझसे की, ये तो मिथिला का और साथ में साथ मिथिला की बेटी का सौभाग्य है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर अलीनगर में, चूंकि मुसलमानों को, अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ पर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर क्या आपको मिल रहा है प्यार? क्योंकि वो कहा जाता है कि भाई वो आरजेडी के पाले में जाते हैं, सिद्दीकी साहब यहाँ पर रहे हैं विधायक। देखिए, मेरा काम है, जब भी मैं रास्ते पे चलती हूँ, मैं जात धर्म
ये सब के बारे में बिल्कुल दिमाग से निकाल करके मुझे ये समझ में आता है कि अली नगर का क्षेत्र है, ये मेरे लोग हैं। मुझे जिस भी धर्म के लोग, जिस भी जाति के लोग मिलते हैं, मैं झुक के प्रणाम करती हूँ और वो भी सामने से प्रणाम करते हैं। मेरे लिए इतना मान सम्मान काफ़ी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये धर्म के नाम पे अगर बंटवारा किया जा रहा है या फिर ऐसी बातें हो रही है। मेरा अभी फ्रेश दिमाग और फ्रेश माइंड के साथ मैं आई हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठे होकर के एक नए बिहार, क्योंकि 20 साल से हम देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कितनी मेहनत करके बिहार को यहाँ से यहाँ खड़ा किया है। अब आगे के 5 साल इतने क्रूशियल है कि हम लोग फिर उसको पीछे नहीं ढकेल सकते। हमारा दायित्व है कि हम एक भारत, हमारा जो भारत है उसको विकसित भारत बनाना है। सब अपना अपना योगदान कैसे दे रहे हैं वो लोग देखिए अपना जो कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये हमारे साथ मैथिली ठाकुर जो कि अलीनगर से बीजेपी की प्रत्याशी और दांव पेच अब समझने लगी हैं, ये कह रही हैं राजनीति अब धीरे धीरे समझने लगी है। चलिए, राजनीति से ऊपर उठते हैं और चलते हैं आसमान में, क्योंकि दिल्ली सरकार ने धुंध और प्रदूषण की काट के लिए कृत्रिम बारिश वाला प्लान तैयार किया। मेरठ से एक विमान ने उड़ान भरी, दिल्ली के कई इलाकों में वो मंडराता रहा। क्लाउड सीडिंग उसको नाम दिया गया। आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए, लेकिन 3 से 4 घंटों की मियाद खत्म होने के बावजूद बारिश नहीं हुई। और ऐसे में ये सवाल है, क्या जो प्रयास थे रेखा सरकार का, जो क्लाउड सीडिंग वाला जो प्लान था, वो फेल हो गया या फिर सिर्फ एक ट्रायल भर था? दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। दिल्ली में अगली बार बादल होंगे तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहां पे पानी बरसा सकते हैं। कानपुर आईआईटी के सेस्ना एयरक्राफ्ट ने मेरठ से दिल्ली के लिए उड़ान भरी तो स्मॉग और प्रदूषण से निजात पाने के इंतजार में बैठी दिल्ली की जनता आसमान में टकटकी लगाने लगी। इस साल की सर्दी में प्रदूषण के सितम से मुक्ति मिलने की उम्मीद जग गई। दिल्ली वाले कृत्रिम बारिश का इंतजार करने लगे तो रेखा सरकार ने बिना देर किए शुरू कर दिया ऑपरेशन बादल। दिल्ली के खेकरा, बुराड़ी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार, सड़कपुर और भोजपुर में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया। लगभग 25 नॉटिकल मील लंबे और 4 नॉटिकल मील चौड़े कॉरिडोर को कवर करते हुए फ्लेयर्स छोड़े गए। पहले चरण में करीब 4000 फीट की ऊंचाई से 6 फ्लेयर्स छोड़े गए, जिनका बर्न टाइम लगभग 18.5 मिनट रहा। इसके बाद दोपहर 3:55 पर दूसरे विमान ने उड़ान भरी, जिसने 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई से 8 फ्लेयर्स छोड़े। पायरो तकनीक का उपयोग करते हुए क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े जाने के बाद कृत्रिम बारिश का काउंटडाउन शुरू हो गया। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे, आधा घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। कृत्रिम बारिश का लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर रही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को उम्मीद थी कि 3 से 4 घंटे में राजधानी रिमझिम फुहारों से भीग जाएगी और प्रदूषण के काले बादल भी छट जाएंगे, लेकिन बादलों की नमी ने धोखा दे दिया। दिल्ली की जनता बादलों के बरसने का इंतजार करती रही, जबकि जमीन पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। पहली बार क्लाउड सीडिंग को आजमा रही दिल्ली सरकार को मायूसी हाथ लगी तो आम आदमी पार्टी को इस नाकामी पर अट्टहास करने का मौका। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाकर दिल्ली सरकार के इस ट्रायल पर सवाल खड़े कर दिए। इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को थोड़ी थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी
इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। दिल्ली की बीजेपी सरकार का मजाक उड़ाने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भी तंज कसा। आपने लिखा कि बीजेपी के फर्जीवाड़े से परेशान होकर इंद्र देवता ने भी बारिश नहीं होने दी। बीजेपी को लगा था कि बादल छा रहे हैं, बारिश होगी तो कृत्रिम बारिश का शिगुफा छोड़कर इंद्रदेव का भी क्रेडिट चुरा लेंगे, लेकिन इंद्रदेव ने भी इनका फर्जीवाड़ा पकड़ लिया और बारिश नहीं की। धोखा बादलों ने दिया या तकनीक ने, इसका ठीक ठीक जवाब तो दिल्ली सरकार ही दे पाएगी। लेकिन ऑपरेशन बादल पर सवाल जरूर उठने लगे। सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में 2025 के क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स के लिए कुल 3 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। ये फंड 5 ट्रायल्स के लिए हैं, लेकिन हर ट्रायल की कीमत 55 लाख से 1.5 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती सेटअप पर 66 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च भी आया है। तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 5 से 6 दिनों की राहत में प्रति किलोमीटर 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। ठंडे बादलों में बर्फ क्रिस्टल बनाना और हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग यानी गर्म बादलों में नमक से बड़ी बूंदें बनाना, यह खर्चीला काम है। हालांकि दिल्ली ट्रायल में 90 मिनट की फ्लाइट से काम हो जाएगा, लेकिन काम हो तब ना, बारिश हो तब ना। यहां तो बादलों की नमी पर पहले से ही संदेह था, फिर भी सेस्ना एयरक्राफ्ट सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड से बने फ्लेयर्स छोड़ता रहा। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि इन फ्लेयर्स ने कमाल क्यों नहीं दिखाया, खर्चा पूरा और काम अधूरा क्यों रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरें यहां लगातार जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।